हेलो दोस्तों, आप सभी का नंबर सिस्टम की तीसरे क्लास में आपको स्वागत है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है ताकि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस सके। ठीक है? आज जो हम लोग करने वाले हैं ये ऐसा टॉपिक है जिससे अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, ना टीआरई 2 में पूछा गया था, ना टीआरई 3 में। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक छूट ना पाए जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आप लोग सॉल्व न कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हर उस टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कोई नंबर दे दिया जाएगा, कहेगा कि इसके कितने गुणनखंड बन सकते हैं या इनके गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, या फिर ये पूछ सकता है कि गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा या उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो इन सब क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आते हैं सबको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा। आपको सिर्फ बैठ करके मेहनत से आंसर देना है। बाकी पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाती है, जहां से आप डाउनलोड करके अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में, यानी गुणनखंडों की संख्या के बारे में, उनके योगफल के बारे में। सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मल्टीपल यानी गुणज, जिसको हम लोग गुणक भी बोलते हैं, और एक होता है फैक्टर, गुणनखंड कहते हैं। अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है, या फिर ऐसे समझ लो काटने वाले नंबर को फैक्टर कहते हैं और कटने वाले नंबर को गुणज कहते हैं या मल्टीपल कहते हैं। जैसे 2 और 10 है तो 2 से 10 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा तो 2 काट देगा, तो काटने वाले को फैक्टर कहते हैं और कटने वाले को मल्टीपल कहते हैं। जैसे सेब और चाकू है, तो सेब जो है वो कटता है, इसका मतलब मल्टीपल है, और चाकू काटता है, इसका मतलब फैक्टर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मल्टीपल्स। जैसे अगर कोई कहे कि 6 का मल्टीपल लिखिए, 6 का गुणज लिखिए, किसका? 6 का। तो 6 का जो गुणज होगा, सबसे पहला गुणज जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि 6 से कट जाता है। अगली संख्या कौन है जो 6 से कट जाएगी? वो है 12। उसके बाद कौन है? 18। बस ऐसे पहाड़ा पढ़ना है, अपने आप वो आता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कितने मल्टीपल्स हैं? अनंत होते हैं भैया। किसी भी संख्या के जो मल्टीपल्स होते हैं यानी गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया है। फैक्टर्स, जैसे अगर हम कह दें कि 12 के गुणनखंड निकालो, इसका मतलब ये हुआ कि 12 को कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 12 को काट सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 12 को काटने वाले नंबर वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 के बाद 12 से कट जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको ये याद करना है कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल्स होते हैं, गुणज जो होते हैं, उनकी संख्या अनंत होती है। ठीक है, और जो गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। देख लो, किसी भी संख्या के आप गुणनखंड निकालोगे ना तो एक जगह जाके वो रुक जाएंगे, लेकिन अगर किसी भी संख्या के आप गुणज निकालोगे ना तो कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न ये। दूसरा, आपको ये याद कर लेना है कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, किसी भी संख्या का जो गुणज होगा या तो उस संख्या के बराबर होगा या तो उस संख्या से बड़ा रहेगा। देख लो, जैसे 6 का जो गुणज है वो 6 के बराबर है या तो 6 से बड़ा रहेगा। लेकिन फैक्टर के साथ ऐसा होता है कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है यानी गुणनखंड जो होता है, या तो उस संख्या के बराबर होगा या तो संख्या से छोटा होगा। देख लो, जैसे हमने 12 का गुणनखंड निकाला तो या तो 12 रहेगा या तो 12 से कम रहेगा। सही है, समझ में आ रहा है। हमेशा किसी भी संख्या का जो गुणज होगा वो संख्या से बड़ा या संख्या के बराबर होगा, लेकिन गुणनखंड जो होगा संख्या के बराबर या संख्या से छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका मतलब कोई संख्या दी रहेगी, आपसे पूछेगा ये कितने लोगों से कट जाती है। जैसे अभी हमने बताया कि 12 को काटने वाले कितने लोग हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो एक तरीका ये है कि आप काट करके देख लो, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। इतनों लोगों से कट रहा है ना। इसका मतलब आप देख करके बता दो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो गए, यानी गुणनखंडों की संख्या जो है कितनी आ गई है। टोटल 6 लोग हैं जो 12 को काट सकते हैं, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 6।
लेकिन ये तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर बड़ा नंबर हो जाए। जैसे अगर 100 दे दिया जाए तो हम चेक करने बैठेंगे, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से। जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे 40, तो अगर आप ऐसे करेंगे कि 1 से कट रहा है, फिर लाओ 2 से चेक करें, फिर लाओ 5 से चेक करें, 4 से भी कट जाएगा, है ना, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, फिर 8 से चेक करें, फिर 10 से कट जाएगा, फिर 20 से, फिर उसके बाद 40 से कटेगा। तो ऐसे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। अगर हमें संख्या 500 दे दिया जाए, 1000 दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तरीका आपको ऐसे लगाना है जैसे हम इन्हीं एग्जाम्पल की धज्जियां उड़ाते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। 40 का, सबसे पहले 40 का देखो, सबसे पहले जो भी संख्या आपको मिलेगी उसका गुणनखंड करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 40 का ऐसे करेंगे, 2 से कट रहा है तो यहाँ 20 आ गया, 2 से काटिए 10 आ गया, 2 से काटिए 5, सही है। अब जितना आया है उसको यहाँ नोट करना है। एक तरीका ये है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 ऐसे लिख दो, या दूसरा तरीका ऐसा है कि घात के रूप में लिख दो। 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो छोटी सी घात लगा दो। गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की घात 1। अगर आप यहाँ तक सही कर ले गए तो इसके बाद तो बहुत आसान है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। ये जो घात आई है ना, उसमें एक बढ़ाना होता है। एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं लेकिन अगली बार से नहीं बढ़ाएंगे। देखो 3 है ना, तो 3 में एक जोड़ना होता है, जितनी घात आई है उसमें एक बढ़ाना होता है। ब्रैकेट में लिख करके बीच में गुणा होता है, और यहाँ पर 1 आया है तो 1 में 1 जोड़ेंगे अपने पास से, बस, और कहीं घात है ही नहीं, इसका मतलब बात खत्म हो गई। 3 1 कितना हो गया, 4, बीच में कोई निशान नहीं इसलिए गुणा लगाएंगे, 1 1 2 हो गया। आप इस स्टेप को लिखो या ना लिखो, या इसको भी ओरल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी ओरल किया भी जाएगा। देखो ये 3 के बजाय कितना लिखेंगे, 4, और 1 के बजाय 2, इसका मतलब 4 दूनी 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चेक करके देख लो, बिना काटे पीटे हम ऐसे बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या ऐसी है जो इसको काट सकती है। देखो आंसर कितना आ रहा था, 8। अगर आप इसी क्वेश्चन को फिर से देखना चाहते हैं 12 वाला, तो 12 वाले को ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले 12 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 12 का गुणनखंड निकालेंगे, आप आराम से निकाल लीजिए, वैसे ये सब ओरल की चीज है भैया। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ठीक। यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की संख्या 2 है तो कितना लिखेंगे, 3। यहाँ 1 है तो कितना लिखेंगे, 2, गुणा कर देंगे, कितना उत्तर हो गया, 6। 6 संख्याएं ऐसी हैं, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 को काट सकती हैं। देख लो 1 2 3 4 5 6, सही है ना, समझ में आ गया। बहुत ही आसान है कि कोई भी संख्या अगर आपको दी रहेगी उसका गुणनखंड निकालिएगा, जितनी घात आएगी घात को 1 बढ़ा करके गुणा कर दीजिएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए। कह रहे हैं 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 60 के सभी गुणनखंड, यानी 60 के सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से कटेगा, यहाँ 30 आ जाएगा, 2 से काटिए 15 आ जाएगा। ये काटना तो आता है ना, ये काटना तो आता है ना, ये तो सबको आता होगा। 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार गया, हासिल कुछ नहीं आया तो 0। 2 का पहाड़ा 3 में 1 बार गया, 2 एकम 2 हुआ, 1 हासिल आ गया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए, खत्म। इसका मतलब 60 के जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, सही है। यहां तक समझ में आया। बस अब क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी आंसर में हमें क्या करना होता है, ये जो छोटी छोटी घात आई है एक एक बढ़ा करके लिखेंगे। 1 है 2 लिखेंगे, ये 1 है 2 लिखेंगे, फाइनल आंसर हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी फाइनल आंसर हो गया 12। कौन सा है भैया, ऑप्शन बी वाला सही है। आसान है ना, बहुत ही आसान है, बस खाली आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। चलो 72 का देखते हैं। 72 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। आप चाहे लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट भी हो सकता है। देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार आया है ना, तो 3 को 1 बढ़ा दो 4 आ गया, और यहाँ 2 बार आया है, 3 कर दो, 4 तिहाई 12। या अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख लो, थोड़ा सा लिख लो,
दो कितनी बार आया है? 3 बार, 2 की घात 3। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। अब फाइनल आंसर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटी छोटी घात आई है उसको 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो उत्तर आ गया 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, पल्ले पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए धज्जियां उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन की, बहुत ही आसान है। चलो अब देखते हैं, 125 के पूछा है तो 125 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5 की घात 3। आप कर लीजिएगा आराम से, इतना ही आएगा, 5 से कटेगा फिर 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा फिर 5 आ जाएगा, यानी 5 की घात 3। तो इसका फाइनल आंसर, सर जी इसमें तो कुछ नहीं है, एक ही बार है, तो क्या हुआ? बस हो गया, और कोई है ही नहीं तो गुणा ही नहीं करना है, इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 4। लेकिन 4 तो है ही नहीं, जब कोई नहीं तो ये होता है, मतलब जिसका कोई नहीं उसके तो भगवान सहारे होता है ना। तो देखो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 450 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? फिर वैसे ही करना है, 450 लास्ट में 0 है। इसके पहले वाली क्लास में बताया गया था डिविजिबिलिटी रूल ना, मतलब किसी संख्या को किस संख्या से काटेंगे, बहुत आसान है। लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार, हासिल कुछ नहीं। 2 का पहाड़ा 2 बार, हासिल 1, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 है, 5 से काट दीजिए। 5 + 20, 5 × 5 = 25। देखो इसमें ये ना सोचा करो कि पहले 3 से कट रहा है कि पहले 2 से, कुछ भी नहीं, जिससे आपको लगता है उससे कट रहा है तो काट दो, लेकिन वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 से कट रहा था आपने 4 से काट दिया, गलत है। ठीक है, 2 से कट रहा था आपने 3 से काटा, सही है। भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। चलो अब हम देखो 3 से काट दे रहे हैं, 3 × 3, 3 × 5 = 15। फिर 3 से काट दे रहे हैं, 3 × 5 = 15। पहले 5 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जब चाहे जिससे काट सकते हो, लेकिन वो भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब ये नहीं कि संख्या 3 से कट रही थी आपने 15 से काट दिया, गलत है। ठीक है, 15 एक भाज्य संख्या है ना, इसलिए वो गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्या है तो आप काटो चाहे जितनी, चाहे यहाँ काटो चाहे यहाँ काटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो लिखते हैं 450 का गुणनखंड। 450 2 एक बार आया है, 3 कितनी बार आया है? 3 देखो 2 बार आया, 5 आया 2 बार। 3 2 बार आया है, 5 आया है 2 बार। बस हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये जो घात है 1 हम इसको लिखेंगे 2, ये जो घात है 2 उसको लिखेंगे 3, ये जो घात है 2 उसको लिखेंगे 3। फाइनल आंसर गुणा करने के बाद 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, यानी फाइनल आंसर हो गया 18। कौन सा सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अभी तक तो हम ये पता कर रहे थे कि किसी भी संख्या की कितने गुणनखंड है, मतलब कितने लोग उसको काट सकते हैं, लेकिन अब ये चाह रहा है कि नंबर ऑफ इवन, इवन का मतलब होता है सम, है ना। अब हमें बताओ कितनी ऐसी सम संख्या है जो दी हुई संख्या को काट सकती है, और इसने पूछा है ऑड फैक्टर्स, यानी कितनी ऐसी विषम संख्या है जो किसी संख्या को काट सकती है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखो फिर से। जैसे 12 के गुणनखंड है, 1 से ये कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, और उसके बाद 6 से कटता है, फिर 12 से कटता है। ये जानना चाह रहा है कि बताओ 12 को कितने ऐसी सम संख्या है जो काट सकती हैं, वो बताओ, सम वाली बताओ। तो सम अगर हम देखेंगे तो ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, यानी 4 संख्या ऐसी है जो इसको काट सकती है। सही है, तो वो क्या हम ऐसे लिख करके बताएंगे? नहीं। अब ये क्या जानना चाह रहा है? ऑड यानी विषम बताओ, विषम संख्याएं कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 12 को काट सकती हैं। तो क्या ऐसे लिख करके बताएंगे? नहीं, उसके लिए सिंपल सा जैसे देखो किसी भी संख्या को, चलो हम इसी का पहले निकाल दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आए। सबसे पहले आप 12 का करिए गुणनखंड। 12 का गुणनखंड होता है 2 की घात 2, 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात 3 नहीं भैया, 3 की घात 1। ये सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब कभी भी आपसे पूछे इवन वाला यानी सम संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो 2 की घात आएगी, जो 2 की घात आएगी उसको बढ़ाना नहीं है, उसको वैसे ही पटक देना है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको उतना ही लिखना है। 2 की घात कितनी है? ये 2, तो
2 की घात जितनी भी आएगी, अगर 3 आएगी तो 3 लिखेंगे, 5 आएगी तो 5 लिखेंगे, 6 आएगी तो 6 लिखेंगे, उतना ही लिख देंगे। ठीक है, 2 की घात कितनी आई है 2, तो यहां कितना लिखेंगे 2। आगे बाकी सबके साथ वही रूल जो अभी तक चला आया है, वही रूल। ठीक है, जो चला आया है वही रूल। यहां कितना है 1, तो हम इसको कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। सही है, समझ में आया। जब कभी भी सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे तो हमेशा जो 2 की घात रहेगी, जितनी भी रहेगी उतना ही लिखेंगे, जितनी रहेगी उतना ही लिखेंगे। कोई कहेगा सर जी है ही नहीं, तब अरे है नहीं तो इसका मतलब 0 लिख दो, खत्म। सही है, समझ में आ रहा है। चलो, और सम गुणनखंडों की संख्या में जो भी 2 की घात रहेगी उतना ही लिख देंगे, और जो बाकी वाले हैं उसको वैसे ही एक एक बढ़ा करके। सही है, अब चलो गुणा करके देख लो, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 संख्या ऐसी है जो सम है और 12 को काट सकती है। देख लो 1 2 3 4। सही है, सिंपल है। विषम वाला देख लो, विषम निकालने के 2 तरीके हैं। जैसे अभी पहले आपको बता दें निकालने का तरीका, जैसे 12 का ही देखते हैं। किसका देखते हैं भैया, 12 का। 12 में 2 की घात 2 आई थी और 3 की घात 1 आई थी, यही आई है ना। इसमें अगर विषम पूछे, किसका, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, इस 2 को हटा देना है, इस 2 को हटा देना है। मतलब जो भी 2 की घात रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जितनी रहे, बस इस 2 को हटा दो, क्योंकि अगर 2 रहेगा तो वो सम बना देगा, इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, ये गया तेल लेने। अब बाकी जो बच रहा है वैसे उसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। 3 की घात 1 है तो हम यहां कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो, 2 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हैं और 12 को काट सकती हैं, 1 और 3। 2 संख्याएं हैं ना जो 12 को काट सकती हैं, विषम भी है। समझ में आ गया। फिर से सुन लो, सम वाला कैसे निकालेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 की जितनी घात आएगी उतना ही लिखेंगे, बाकी जितनी घात आएगी सबकी उसको एक एक बढ़ा करके लिखेंगे। और विषम वाले में कैसे निकालेंगे, 2 की चाहे जितनी घात आए उसको काट देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको वैसे ही करेंगे जैसे करते आए। ठीक है, हमने कहा विषम निकालने के 2 तरीके हैं। कैसे, क्योंकि संख्या या तो सम होती है या तो विषम होती है, संख्याएं या तो सम होती हैं या तो विषम होती हैं। अगर आपको पता है कि 12 को काटने वाले 6 नंबर है, कैसे पता चला, अरे सर जी टोटल निकाल सकते हो ना, टोटल में से अगर सम निकाल दोगे तो विषम वाला बच जाएगा। जैसे हमें पता है कि 12 को काटने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग, टोटल हैं 6 लोग। अरे इसके पहले किया गया था ना 6 लोग, 6 में से 4 क्या है, सम है, तो अगर 6 में से 4 निकाल दोगे तो ये जो 2 बचे वो क्या आएंगे, विषम आएंगे। सही है ना, ये अगर सम है तो ये क्या आएगा, विषम आएगा। और अगर कोई कहे कि सर जी अगर हम पहले विषम निकाल लें तो सम निकाल सकते हैं, हाँ, अब 6 में से 2 निकाल दो 4 आ जाएगा। सही है, ये कुल गुणनखंडों की संख्या है, ये कुल है, ये सम है, ये विषम है। तो 2 तरीका है, एक तरीका आप ऐसे सीख जाओ, एक वैसे कर लो। हम तो सलाह देंगे कि आप दोनों अलग अलग से सीखो, बेहतर होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छी तरीके से आपके खोपड़ी में बैठ जाए। देखो लिखा हुआ है 200 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले 200 के गुणनखंड करते हैं, यहाँ 100 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 25 आ जाएगा, ये 5 से कटेगा, इतना आ गया। सही है, चलो 200 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 की घात 3 आई है और 5 की घात 2 आई है। बस क्या निकालना है, सम निकालना है। सम के लिए आपको बताया गया है 2 की जितनी घात आती है उसको उतना ही लिखेंगे। यहाँ 3 है तो 3 ही लिखेंगे, यहाँ 2 है तो इसको भी कितना लिख देंगे, 1 बढ़ा करके। ठीक है, 2 की घात जितनी रहेगी उतना ही लिखेंगे, बाकी सबको वैसे ही कर देंगे जैसे करते आए हैं। तो यहाँ 3 का गुणा 3 में, यानी फाइनल उत्तर हो गया 9। कौन सा सही है भैया, 9 तो है ही नहीं, 9 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन देख करके पता चल जाए कि हाँ हम सही हैं कि ये सही है।
ठीक है, मतलब अगर ये आप सोचोगे कि सर जी ये 9 आ रहा है, इसमें तो है नहीं, इसका मतलब लग रहा है हमारा गलत है ना। ये अपने ऊपर डाउट तभी होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, तभी मैथ सीखने में और पढ़ने में मजा आएगी। चलो, इसका फाइनल आंसर हो गया 9। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 9 है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1000 के सभी समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले 1000 काटेंगे तो 500 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 250 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 का जो गुणनखंड आया है वो 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है, 5 जो आया है वो 3 बार आया है। तो हम लिख देंगे इतना। सही है। अब कौन सा निकालना है, सम। सम में क्या करते हैं, सम में हम लोग क्या करते हैं, 2 की जितनी घात आती है उतना ही पटकते हैं, यानी 3 ही लिखेंगे। और इस पर कितनी आई है 3, तो कितना लिखेंगे 4। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 12। कितना हो गया भैया 12। तो फाइनल आंसर सी वाला है 12। ठीक है, आई होप कि आप हमसे पहले आंसर दे पा रहे होंगे। चलो आगे देखते हैं, और कुछ है। 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। यहाँ विषम पूछा है, विषम। तो 360 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 180 आएगा, 90 आएगा। अब अगर किसी को लगता है कि सर जी ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो भैया, लेकिन 10 से ना काटिएगा, क्योंकि 10 जो है भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं ना। अभाज्य संख्या से आप चाहें जिससे काट सकते हो, जिससे कट रहा है। यहाँ 2 से हमने काट दिया तो 45 आ गया, 3 से काट दिया तो 15 आ गया, 3 से काट दिया तो 5 आ गया। 360 का जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 की घात 3 आ रही है, 3 की घात 2 आ रही है, और 5 की घात 1 आ रही है। हमें निकालना है विषम। विषम वाले में क्या करना होता है, ये जो 2 वाला आया है ना उसको शहीद कर देना है, बाकी जो बचा है उसको वैसे ही करना है जैसे करते आए हैं। इस 2 को कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, इस 1 को कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और बीच में गुणा कर देंगे। इसका मतलब फाइनल आंसर है 6। ठीक है, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हैं और 360 को काट सकती हैं। इसका मतलब फिर से नहीं 6 दिया है, तो ये ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। और कुछ है। कह रहे हैं 90 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अब तो बहुत आसान है, 90 के आप गुणनखंड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो भैया 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3 की घात 2 और 5 की घात 1, इतना ही आएगा। आप कर लीजिएगा 90। हाँ सही है। हमें निकालना है विषम। विषम में क्या करते हैं, इसका सत्यानाश करते हैं। अब जो बचा वो फाइनल है। ये 2 को हम लिखेंगे 3 और इस 1 को लिखेंगे हम 2, गुणा कर देंगे, उत्तर हो गया 6। 6 कहाँ है, फिर नहीं है 6। इसका मतलब ऑप्शन ई वाला सही है। ठीक है, अपने ऊपर डाउट मत करिएगा कि हो सकता है, लाओ एक बार फिर से चेक करें कि गलत हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। बस इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। 240 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अनुपात आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देंगे ताकि ये वाला क्वेश्चन हो जाए। कह रहा है 240 के सम और विषम गुणनखंडों की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले 240 का वो निकालते हैं गुणनखंड। 120, 60, यहाँ से 30, यहाँ से 15, 3, 5। अब 240 का गुणनखंड लिखते हैं। 2 की घात 4, क्योंकि 4 बार आया है, और यहाँ 3 की घात 1, और यहाँ से आ रहा है 5 की घात 1। सही है, हाँ सही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं सम वाला। सम। सम में आपको पता है जो 2 की घात होती है उतना ही लिखते हैं, बाकी सबको बढ़ा बढ़ा के। 1 है तो 2 लिख देंगे,
4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब ये सम गुणनखंडों की संख्या 16 है। विषम वाला देखते हैं, विषम वाला। विषम में क्या करते हैं, इसका लोप कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, बस इन दोनों को लिखेंगे तो एक को कितना लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 2, तो इसका आ गया 4। यानी 240 को काटने वाली सम संख्याएं 16 हैं और 240 को काटने वाली विषम संख्याएं 4 हैं। ठीक है, अब कह रहा है सम और विषम गुणनखंडों की संख्या का अनुपात बताओ। यानी पहले जो है वो ऊपर रहेगा, पहले सम वाला है ना, और नीचे विषम वाला है ये 4। सही है, बस इसको काट दो भैया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसका मतलब ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा 4/1 लिख दो या 4:1 लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 4:1 नहीं है, इसलिए हमारा ई वाला सही हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे हैं सम ऑफ फैक्टर्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आराम से देखो, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल। जैसे 12 का गुणनखंड कौन कौन है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है। 12 के गुणनखंड यानी 12 को काटने वाले नंबर्स इतने लोग हैं। कह रहा है सम बताओ, सम का मतलब होता है जोड़। जितने किसी संख्या के गुणनखंड है उनका आपस में जोड़ कितना होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, एक तरीका ये है कि सबके गुणनखंड निकाल लो, उसके बाद जोड़ करके बताओ। जैसे देखो, हम इसमें जोड़ के आपको बताते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 12 कितना हो गया, तो 28। यानी जो जोड़ आएगा, यानी जो सम आएगा वो हो गया 28, सबको आपस में जोड़ने के बाद। चलो लिख दे रहे हैं, नहीं तो कोई कहेगा ये क्या लिखे हैं। सम 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, यानी फाइनल आंसर हो गया 28। ठीक, एक तरीका ये है। सर जी कुछ छोटा बताइए, इतना तरीका अगर 100 का निकालेंगे तो हम निकालेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। करना आपको ऐसे है, देखो सबसे पहले 12 का ही आपको दिखाते हैं। 12 का, इसका सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड अभी आपको बताया गया कि 2 दूनी 4, 4 3 12, ये होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड इतना होता है। अब जब कभी भी सम पूछेगा यानी जोड़ पूछेगा, सभी गुणनखंडों का योगफल जब पूछेगा तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से देखो, ब्रैकेट लगाएंगे और ये 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है। जो भी घात यहाँ रहेगी, जो भी आधार रहेगा, वहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन स्टार्ट करना है 0 से। जैसे देखो 1 देख लो, 2 की घात 2 तक हमें पहुंचना है, इसका मतलब सबसे पहले लिखेंगे 2 की घात 0, फिर प्लस लगाएंगे 2 की घात 1, फिर प्लस लगाएंगे 2 की घात 2। समझ में आ गया, 2 की घात 2 तक पहुंचना था, पहुंच गए। ब्रैकेट बंद कर देंगे, अगला ब्रैकेट चालू कर देंगे अगले के लिए। 3 की घात 1 तक पहुंचना है, इसका मतलब सबसे पहले 3 की घात 0 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 की घात 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर कोई और होता तो उसके लिए अगले ब्रैकेट में उतनी घात तक पहुंचना होता तो 0 से स्टार्ट करते। सही है, मैथ में किसी भी नंबर की यानी किसी भी संख्या की अगर जब घात लगा दोगे 0 तो आंसर हो जाएगा 1। किसी भी संख्या की अगर घात लगाओगे 0 तो आंसर हो जाएगा 1। लेकिन 0 की घात 0 उसका आंसर 1 नहीं होता है, उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। 0 की घात 0 नहीं, मतलब इसका भी आंसर 1 ना लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी संख्या है, चाहे जो भी हो, उसकी पावर यानी उसकी घात अगर 0 लगेगी तो आंसर 1 माना जाएगा। तो अब देखो हम निकालते हैं, ये इसका आंसर 1 हो गया। 2 की घात 1 यानी 2 को 1 बार गुणा करो तो 2 ही रहेगा। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2। सही है, अरे भैया 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार लिखो, 2 को 2 बार गुणा करो तो उत्तर कितना आया, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। सही है ना, समझ में आ रहा है, मिट जाओ भैया। चलो ब्रैकेट बंद कर दो, अगले वाले में आ जाओ। 3 की घात 0 इसका मतलब 1। चाहे कोई भी संख्या रहे, चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी बड़ी, उससे मतलब नहीं, अगर संख्या की घात 0 है तो हमेशा उत्तर 1।
यानी अगर किसी भी चीज़ के अगर पावर जीरो लगा करके आंसर कितना बना दोगे, एक। इस रूम की पावर जीरो लगा दो, आंसर है एक। हमारी पावर जीरो लगा दो, आंसर एक हो जाएगा। प्लस 3 की घात 1 मतलब 3। 3 की घात 1 का मतलब एक ना लिखिएगा, ये नहीं कि 3 की घात 1 लाओ 3 को 1 में गुणा करते, नहीं, 3 को एक बार लिखो तो आंसर 3 आएगा। चलो आगे बढ़ो। 2 1 3 और 4 7 हो गया इस वाले ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में 4 हो गया, दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, फाइनल आंसर हो गया 28। ठीक है, ये तरीका अपनाइएगा। कोई कहेगा सर जी इससे अच्छा तो लाओ पहले निकालने छोड़ दें आंसर हो जाएगा। नहीं भैया, अगर आपको 1000 दे दिया जाए तो आप पहले निकालने में ही गलती कर देंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे, इतने लोग बनेंगे, उसके बाद जोड़ने में तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो यही तरीका आपको अपनाना है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अगर कोई कह दे कि 60 का निकालिए या उससे कम, चलो 60 का ही निकाल देते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड जो आएगा कितना आ जाएगा, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, इतना आएगा। 4 3 12 5 60, हाँ सही है। आपको जोड़ निकालना है, योग निकालना है, योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 2 तक हमें पहुंचना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 की घात 0, फिर प्लस 2 की घात 1, फिर प्लस 2 की घात 2, पहुंच गए वहां तक, बस ब्रैकेट बंद। अगला ब्रैकेट चालू, 3 की घात सबसे पहले 0, फिर प्लस 3 की घात 1, पहुंच गए वहां तक, ब्रैकेट बंद। 5 में ऐसे ही 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, ब्रैकेट बंद। अब चलो यहां से लिख देते हैं, 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, सही है। 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, 5 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 5 की घात 1 का मतलब 5 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो वही आंसर होगा जो जिसकी घात लगाई गई है। 7 की घात 1 का आंसर 7 होता है, 9 की घात 1 का आंसर 9 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 2 6 1 7 यहाँ आ गया है, बीच में गुणे लगा है, 3 और 1 4 हो गया। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं भैया, ठीक है, जहां कोई भी निशान नहीं है बीच में तो गुणा लगा दे रहे हैं। 5 का 1 में जोड़ेंगे तो 6 आ गया। 7 चौक 28, 28 छक्का कितना होता है भैया, तो 168। हमारे हिसाब से इतना ही होना चाहिए, 28 छक्का 168 ही होता है। 6 चौक 24 सतह 168, हाँ सही है। और कोई तरीका है, और है 6 सतह 42, 42 चौका 168, हाँ सही है। बस जाने तो यही आंसर है, ठीक है, चाहे जितनी बार करोगे 168 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका ये है कि 60 के सारे गुणनखंड लिखे जाएं, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, ऐसे इस तरीके से उसके बाद जोड़ोगे तब इतना आंसर। और दूसरा तरीका आप ऐसे करो, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि इसकी भी धज्जियां उड़ जाएं। कह रहा है 108 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले 108 के गुणनखंड करते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 27 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। अब 108 को हम लिखेंगे 108 बराबर 2 जो आया है वो 2 बार आया है, और 3 जो आया है वो 3 बार आया है। ठीक है, 3 3 बार आ गया है। जब भी आपसे सम पूछा जाए, योगफल पूछा जाए, तो आप 2 की घात 2 तक पहुंचेंगे। इसका मतलब 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 1 से मत स्टार्ट करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 3 की घात 3 तक पहुंचना है तो पहले 3 की घात 0 लिखो, 3 की घात 1 लिखो, फिर प्लस 3 की घात 2 लिखो, फिर प्लस 3 की घात 3 लिखो। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 1 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार लिखो तो 3 गुणे 3 यानी उत्तर आया 9। 3 की घात 3, 9 त्रिक 27। ठीक, चलो जोड़ते हैं भैया, समझ में आ रहा है। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करिएगा 27 आएगा। 4 2 6 1 7, बीच में गुणे लगाओ, 27 9 36, 36 और 4 40,
गुणा करना है तो जीरो पटक दो। जब कभी भी गुणा में लास्ट में जीरो रहे तो जितना जीरो है सबको बटोर के लास्ट में पटक दीजिए। जैसे यहाँ लास्ट में है तो जीरो पटक दिया गया। अब ये 4 है, ये 7 है, 4 सते 28, यानी उत्तर आ गया 280। कौन सा हो जाएगा? 280। ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, आसान है, बस एक आध दो बार खुद से करिए, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो 120 के सभी गुणनखंड, पहले ये 2 से काटो 60 आ जाएगा, 2 से काटो 30 आ जाएगा। अब तो जल्दी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, अब तो आसान हो गया है। ठीक है भैया, 120 के सबसे पहले आप गुणनखंड जो आए हैं उसको नोट कर लीजिए। 2 3 बार आया है, 3 आया है 1 बार, और 5 आया है 1 बार। योग आपको निकालना है, इसका मतलब सम निकालना है, योगफल निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे? 2 की घात 3 तक पहुंचना है, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, पहुंच गए। 3 की घात 1 तक पहुंचना है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1। अगला ब्रैकेट नीचे लिख दे रहे हैं, 5 की घात 1 तक पहुंचना है तो 5 की घात 0, 5 की घात 1। सही है यहाँ तक? बस सॉल्व कर लो, खत्म। ब्रैकेट में देखो, ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8। 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 उत्तर 3, 5 की घात 0 उत्तर 1, 5 की घात 1 उत्तर 5। चलो सॉल्व करते हैं। 8 4 12, 2 14, 1 15, गुणा 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, कुल मिलाकर के 360। सही है? अरे 15 चौका 60, फिर से लिख दें, कोई तकलीफ ना हो भैया, नहीं तो कोई कहेगा सर जी एक बार में कैसे आ गया। चलो हम ऐसे ही कर दे रहे भैया। लो, 15 का 4 में गुणा करेंगे तो उत्तर 60 आ गया, 60 का 6 में करेंगे तो कैसे करेंगे? 0 पटक देंगे, 6 का 6 में कर देंगे तो 36 आ जाएगा, या 360। कौन सा सही है? ऑप्शन बी वाला सही है, 360। सही है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई है इस पे? हाँ, 504 के सभी गुणनखंडों का योगफल। चलो भैया इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको आप खुद से करिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। 504 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? आप लोग खुद से करिएगा होमवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हो सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या के जितने सम गुणनखंड हैं, जितनी सम संख्याएं हैं, उस संख्या को काटने वाली उनका योगफल बताओ। और इनका है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योगफल बताओ। अभी तक तो हम सबका योगफल बताते थे, अब सम और विषम संख्या का योगफल बताएंगे। बहुत ही आसान है, चलो देखो। जैसे मान लो कि वही एग्जाम्पल, घिसा पिटा एग्जाम्पल 12 वाला। 12 को सबसे पहले 1 से कटे, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। सही है? समझ लो पहले ही क्या कह रहा है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन का मतलब होता है सम, यानी सम गुणनखंडों का योगफल बताओ, और ये विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ। ठीक है, सम गुणनखंड कौन कौन है? देखो, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये, इनका योगफल बताओ। अगर हम चाहें तो योगफल ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो योगफल ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो छोटी संख्याओं के लिए हुआ भैया। सम वाले का योगफल निकालना है भैया। अच्छा, पूरा लिख दे रहे हैं ताकि देखो, सम गुणनखंडों का योगफल तो भैया 12 है, 6 है, 4 है, 2 है, 12 6 18, 4 22, 2 24। इसका मतलब 2 + 4 + 6 + 12, इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 24। सर जी ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। बड़ी वाली संख्या रहेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा सम है कौन सा विषम, तो कैसे जोड़ेंगे। चलो ये एक तरीका है। अगर हमें विषम का निकालना चाहें, यही आपको दिखा दे रहे हैं, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो उसके लिए आपके सामने विषम संख्या कौन कौन है? एक संख्या 1 है, एक संख्या 3 है। इसका मतलब 1 और 3 दोनों जोड़ोगे तो उत्तर आ गया 4। लेकिन सर जी ये तो छोटी संख्याओं के लिए, बड़े का कैसे करेंगे? बड़े का आराम से सुनो, बड़े का ऐसे करेंगे। जैसे सबसे पहले 12 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 2 की घात 2 आ जाएगी और 3 की घात 1 आ जाएगी। सही है?
किसका निकालना है, इवन यानी सम वाले का निकालना है। तो जब कभी भी सम गुणनखंडों का योगफल निकालना रहे, सम गुणनखंडों का योगफल, तो आपको अभी तक जो किया जा रहा था कि 2 की घात 3 है तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात ऐसे चलते थे, लेकिन जब कभी भी सम गुणनखंडों के योगफल पूछेगा तो 2 की घात में 0 वाला टर्म नहीं लिखेंगे, बस बाकी सब में वैसे ही रहेगा। 3 वाला है तो पूरा लिखेंगे, 4 वाला है तो पूरा, सॉरी 5 वाला है तो पूरा लिखेंगे, 7 वाला है तो सब लिखेंगे, लेकिन 2 वाले में 2 की घात 0 नहीं लिखेंगे, बस इतना ही करना है। चलो करते हैं। 2 की घात 2 तक पहुंचना है, 0 से नहीं 1 से, सिर्फ 2 वाले में मसला होगा, बस पहुंच गए भैया, पहुंच गए। कोई कहेगा 2 की घात 0 कहाँ गई, भैया ये सम वाले में 2 की घात 0 नहीं लिखेंगे, बाकी सबकी घात 0 लिखेंगे, लेकिन 2 की घात 0 नहीं लिखेंगे। 3 की घात 1 तक पहुंचना है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से उत्तर आया 2, यहां से उत्तर आया 4, यहां से उत्तर आया 1, यहां से उत्तर आया 3, 4 और 2 6 हो गया, यहां से आ गया 4, इसका मतलब हो गया 24। फाइनल आंसर मैच करा लो, देखो 24 यहाँ पर भी आया है, 24 यहाँ पर भी आया है, सही है ना। तो जब कभी भी सम का निकालना रहेगा तो सबका वैसे ही करेंगे, लेकिन 2 की घात 0 वाला टर्म सपाट कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। विषम वाले में फिर 12 का एग्जाम्पल, वही घिसा पीटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से आप पकड़ सको, बस इसीलिए बार बार वही ले रहे हैं। अच्छा हमें तो डायरेक्ट बताना है। 12 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। किसका लिखना है, ऑड का। किसका लिखना है भैया, ऑड का, यानी विषम का लिखना है सर जी। तो विषम में क्या करेंगे, एकदम आसान। अच्छा इसके पहले विषम गुणनखंडों का योगफल नहीं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाले थे, अरे सर जी इसको हटा करके, तो बस जब कभी भी विषम वाला रहे तो इसको हटा दिया करो। जब कभी भी विषम की बात हो, विषम की बात हो ना, तो इसको सत्यानाश कर दो, इसका सत्यानाश, काम खत्म। बस अब इसको आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल दो। चलो विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल बराबर 3 की घात 1 तक हमें पहुंचना है, तो पहले 3 की घात 0 लिखेंगे, फिर 3 की घात 1, खत्म हो गया, और कोई है ही नहीं, 2 वाला तो सत्यानाश कर दिए उसका। 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर देखो मैच करा लो, देखो यहाँ पर भी 4 आया था, यहाँ पर भी 4 आया था, समझ में आ गया। तो कभी भी अगर सम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो हमें क्या करना है, 2 की घात 0 वाला हटा देंगे, और विषम गुणनखंडों का योगफल पूछे तो पूरा दुइये हटा देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिमाग की नसों में बैठ जाए। कह रहा है यदि एक संख्या 36 है तो उसके सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, किसके गुणनखंडों का, सम गुणनखंड। इसका मतलब यह हुआ कि 2 की घात 0 वाला नहीं लिखेंगे, सबसे पहले 36 का गुणनखंड करते हैं। 36 का गुणनखंड कितना होगा भैया, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 2 सॉरी 3 से कटेगा तो खत्म हो गया। 2 की घात 2, 3 की घात 2, सही है, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया सम वाला निकालना है, सम वाला, सम का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल। तो क्या करेंगे, 2 की घात 0 वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक पहुंचना था पहुंच गए। 3 की घात वाले में जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2 हो गया। चलो सॉल्व कर लो, यही फाइनल आंसर है। 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। जोड़ो भैया, 4 और 2 6 हो गया, बीच में गुणा लगाओ, 9 3 12 1 13, 13 गुणे 6 यानी 78, कितना हो गया 78। ऑप्शन ए वाला सही है, सही है, पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 600 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं 600 का, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 600 में कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 2 की घात 3 आ जाएगी, और 3 की घात 1 आ जाएगी, और 5 की घात 2 आ जाएगी। हाँ इतना ही आएगा, ठीक है।
सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। सम गुणनखंडों का योगफल, इसका मतलब डायरेक्ट हम लिखते हैं सम गुणनखंडों का योगफल। आप ये सब लिखो या ना लिखो, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो सबसे पहले क्या रहेगा, सम वाले में 2 की घात 0 गायब रहती है, 2 की घात 1 से स्टार्ट रहता है। 3 तक हमें जाना है तो हमने लिख दिया, 3 की घात 1 तक पहुंचना है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1। 5 की घात जो है वो हमें 2 तक पहुंचना है तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। सही है, पल्ले पड़ रहा है। चलो आगे देखो, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5 और 5 की घात 2 का मतलब 25। यहां से 8 4 12, 12 2 14 गुणे 3 1 4, 25 5 30, 1 31। अब ये गुणा करना है, बहुत बुराई है ना भैया। कैसे किया जाए, सबसे पहले ऐसा करते हैं, तो 14 नोट कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 124 हो गया। फिर से 14 से गुणा करते हैं, 14 चौका 56, हासिल 5, 14 दूना 28 और 28 5 33, हासिल 3, 14 एकम 14, 3 17, यानी 1736 है कहीं इंडिया में? नहीं है 36, 1700, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही लिखा हुआ है। 600 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 600 में 2 की घात 2, 5 की घात 2 और 2, सही है ये, 2 की घात 1 2 3, यहाँ तक सही है। यहाँ 2 आ गया, 4 8, 1 3, 1 5 25, 8 4 12 2 14, 4 31, तो ये भी सही है। 14 चौका 56 होता है 5, 14 9 28, 3 17, 17 36, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विषम वाला आ जाए। हाँ, 72 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले 72 के गुणनखंड करो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर ये 3 से 3। 72 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 की घात 3, यानी 2 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। किसका गुणनखंडों का योगफल निकालना है, विषम वाला। विषम वाला, तो विषम वाले में क्या करना होता है, इसको शहीद करना होता है, बस बाकी आपका खत्म हो गया। विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 तक पहुंचना है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि अकेला है, मैदान में अकेला है, ठीक है। चलो लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो आपको। 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 3 12 1 13, कहीं है। 72 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, विषम गुणनखंड सही तो है, 3 की घात 2, तो यहाँ 9 3 12 1 13, इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। 9 4 13, अच्छा ये सम होता तो कुछ और आता है ना भैया, लेकिन ये यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 720 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो 720, सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 360 आ गया, 180 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा। इसका मतलब 720 बराबर में 2 की घात 4, अब तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है बहुत जल्दी जल्दी, 3 की घात 2, 5 की घात 1, विषम, इसका मतलब ये सत्यानाश, हमें 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1, खत्म। यहाँ से आ रहा है 1 3 9, यहाँ से 1 5, 9 3 12 1 13 और यहाँ से 6, 13 छक 78, 78, सही है।
कहीं है 78? नहीं है, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अरे भैया कितने ऑप्शन में उपर्युक्त में से कोई नहीं, किसी के पास आंसर ही नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 810 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, खुद से करिएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 144 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, खुद से करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे गुणनखंड हैं उनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। जैसे 12 का ही बताते हैं। 12 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ये 12 के गुणनखंड है, सही है। इनका डायरेक्ट योगफल नहीं पूछा है, रेसिप्रोकल का योगफल मतलब पलट करके योगफल। मतलब कहने का ये है कि 1 को पलटोगे तो 1/1 रहेगा, 2 को पलटोगे तो 1/2, 3 को पलटोगे, अच्छा पलटना आता है ना। जैसे अगर हमारे पास 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर सिर्फ 5 लिखा है तब का मतलब ये होता है कि इसके नीचे बटे 1 होता है। कोई संख्या है तो उसके नीचे बटे 1 होता है, पलट दो तो 1/5 हो जाएगा, सही है। तो इसलिए हम 5 को 1/5 लिखेंगे, 7 को 1/7, 4 को 1/4, ठीक है। 3 को 1/3, 4 को 1/4, 6 को 1/6, 12 को 1/12, सही है। यहां तक पल्ले पड़ रहा है। इसका रेसिप्रोकल हो गया, कह रहा है इसका योगफल बताओ, मतलब इसको जोड़ना भी है। अच्छा बड़ी तकलीफ वाली बात है। तकलीफ कुछ नहीं, बस आराम से एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बहुत आराम हो जाएगा। देखो अगर ये जोड़ना होता तो आप एलसीएम लेते, 12, 6, 4, 3, 2, 1 का तो 12 आएगा, सही है। नीचे वाले से भाग किया जाता है, ऊपर वाले में गुणा किया जाता है, यही तो करना होता है। नीचे वाले से एलसीएम में भाग, और जितनी बार पहाड़ा जाता है उतनी बार ऊपर वाले में गुणा करते हैं ना। 1 का पहाड़ा 12 में 12 बार 1 का पहाड़ा 12 में 12 बार गया तो 12 एकम 12, प्लस 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार गया तो 6 एकम 6, 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार, 3 एकम 3, 6 का पहाड़ा 2 बार और 12 का पहाड़ा 1 बार, सही है। अच्छा कुछ समझ में आ रहा। चलो पहले ये तो लिख दें, उसके बाद समझा दें आपको। 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27, 1, 28 और नीचे 12, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। काटो ओटो ना, बाद में काटिएगा, पहले समझ लीजिए। सर जी 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसका आपने योगफल निकाला, ये भी तो वही है। 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसका मतलब जो ऊपर योगफल आया है ना वो कुछ और नहीं है। ये ऊपर जो आया है ना, ऊपर कुछ और नहीं है बल्कि गुणनखंडों का योगफल है। देखो ऊपर सिर्फ गुणनखंड ही तो दिखाई दे रहे हैं, ये गुणनखंड ही तो आ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योगफल। ऊपर क्या रहेगा हमेशा, सम ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब गुणनखंडों का योगफल रहेगा। सभी गुणनखंडों का योगफल है भैया, कोई ये नहीं है कि इसमें सम वाला है विषम वाला है, ऐसा कुछ नहीं, सभी है, ठीक है। गुणनखंडों का योगफल। और नीचे क्या है, वही संख्या, जिस संख्या का गुणनखंड हम बात कर रहे हैं वही संख्या, यानी नीचे वही संख्या रहेगी बस। अब डरिएगा नहीं, ये फार्मूला बन गया। क्या हो गया, फार्मूला। जब कभी भी किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो हमेशा ये फार्मूला लगाना है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल बराबर होता है गुणनखंडों का योगफल और बटे में संख्या। बस यही सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना है। चलें क्वेश्चन करें। चलो देखो
क्वेश्चन ये है 30 के गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले 30 का गुणनखंड निकाल लो। 15, 3, 5, यानी 30 बराबर आ गया 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है। फार्मूला क्या बता रहा है? फार्मूला ये कह रहा है कि जब भी कभी भी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना रहे तो आप गुणनखंड का योगफल निकाल लो, ऊपर रख दो और नीचे संख्या से भाग दो तो उत्तर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका क्या निकालना है? गुणनखंडों का योगफल। और योगफल कई क्वेश्चन में आ चुका है। योगफल कैसे निकालते हैं? सर जी 2 की घात 1 तक पहुंचना है तो 2 की घात 0, 2 की घात 1 हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर जी 2 की घात 0 नहीं लिखा जाता। अरे भैया वो सम वाले में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 3 की घात 1 तक पहुंचना है 0, ये हो गया। 5 की घात 1 तक पहुंचना है, ये हो गया। चलो 2 की घात 0 का मतलब 1, यहां से 2, आगे 1, 3, 1, 5, 3, 4, 6 हो गया 72। 3 चौक 12 छक 72, यानी ऊपर रहेगा 72। अब फार्मूले में रख रहे हैं ऊपर रहेगा 72 और नीचे आपको पता है कि वही संख्या जिसका आप निकाल रहे हो कितना 30, तो फाइनल आंसर हो गया 72/30। इसका मतलब इसको काटो भैया, इसमें दशमलव में होना चाहिए, दशमलव में नहीं है। 30 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल, 30 का गुणनखंड का योगफल 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, सही तो लिखा हुआ है। 3, 4, 6, 6 चौक 24, 3 72, 72/30 सही है। 72/30 ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन ई वाला सही है, ठीक है। अरे भैया किसी का आंसर तो मैच कर जाए, नहीं तो ई में ही रहेगा क्या। चलो 45 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले 45 का 3 गुणे 5 गुणे 5, सही है, सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 3 की घात 2 और 5 की घात 1 आएगा। 3 की घात 2, 5 की घात 1 आएगा। यहाँ 2 तक पहुँचना है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा और नीचे 45 रखिएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो और कोई क्वेश्चन है, देखते हैं। 480 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। बहुत आसान है, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो और देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत तगड़ा है, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसे वही 12 का देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। यानी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा, पहले समझ लो क्या ये कह रहा है, क्या ये कह रहा है, पहले ये तो समझो, बाद में देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। ये कह रहा है कि जितने गुणनखंड आए ना सबको आपस में गुणा करो तो उत्तर कितना आएगा। मतलब 1 का गुणा 2 में करोगे 2 आएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 छक्का 144 और 144 का 12 में करो तो पता नहीं कितना आएगा, है ना। इस तरीके से जब आप पूरा गुणा करोगे तो उत्तर आएगा। वही चीज वो कह रहा है। अच्छा सर जी क्या ऐसे ही करेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आपको कैसे करना है देखो, थोड़ा आराम से देखो क्या चीज दिखा रहे हैं। पहले का आखिरी वाले में गुणा करो कितना आएगा 12, समझ में आ रहा है कितना आएगा 12, हमने लिख दिया 12। अब सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला अगर करोगे ना फिर से कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब जो बच गया उसको करोगे ना वो भी कितना देगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग थे उसके आधे नंबर आए हैं, जितने लोग थे उसके आधे नंबर आए हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है कि सर जी 12 की घात 3 यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। 12 3 बार आ रहा है ना, 12 की घात 3 यही हमारा फाइनल आंसर है। पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं कि लाओ 12 गुणे 12 गुणे 12 करें उसके बाद, नहीं, इतना छोड़ दो। लेकिन सर जी ये 3 कहां से आया, देखो अगर 6 लोग हैं तो उसका आधा, मतलब 2 लोग बनते हैं तो एक पेयर बनता है ना, 2 लोग मिलते हैं तो एक, अगले 2 मिले तो एक, इसका मतलब जितने लोग रहेंगे उसके आधे पेयर बनेंगे, आधे पेयर, बस
फार्मूला क्या हो गया, किसी भी संख्या का अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है यानी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो हमेशा उस संख्या को लिखेंगे, और घात में क्या लिखेंगे, घात में देखो पहले आराम से, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने फैक्टर्स हैं उसको 2 से भाग देना है, यही फाइनल आंसर है। फिर से सुन लो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि 60 के निकालो, 60 के। चलो तो सबसे पहले 60 के निकालेंगे, 2 की पावर 2 आएगी, 3 की घात 1, 5 की घात 1, इतना आएगा। ठीक, अब यहां पर आपको चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं टोटल, गुणनखंडों की संख्या 2, 1 3 1 4 ऐसे करते हैं, नहीं भैया, 2 को 1 बढ़ाते हैं तो 3 लिखते हैं, 1 को 1 बढ़ाते हैं 2 लिखते हैं, 1 को 1 बढ़ाते हैं 2 लिखते हैं, इसका मतलब 12 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं, 12। तो बस खत्म हो गया, यही लिख दो संख्या, पहले वो संख्या किसका आप निकाल रहे हैं, 60 का, तो 60 हमने लिख दिया। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 और बटे में 2। चलो ये कट गया, इसका मतलब 60 की घात 6, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर कभी ऐसा हुआ कि सर जी ये 12 नहीं 13 है, 13 बटे 2 तो कटेगा नहीं, तो मत काटिए, छोड़ दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। 84 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। बहुत आसान है, सबसे पहले 84 के आप गुणनखंड कर लीजिए, 42 हो गया, 21 हो गया, 3 और 7 हो गया। इसका मतलब 84 बराबर में 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। सही है। चलो अब गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, कैसे निकालते हैं, संख्या लिखते हैं जिसका आप निकाल रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या में 2 से भाग देते हैं, बस इतना ही करते हैं। सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या गुणनखंडों की संख्या है भैया, ये इरेज कर दे, नहीं तो ये संख्या पढ़ लेंगे लोग। गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखते हैं, 2 की, यहाँ 2 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूनी 4 3 12, बस संख्या कितनी है 84, इसकी घात 12 और बटे में 2 अपने पास से, यहाँ से 6 आ गया, तो 84 की घात 6 कहीं है, 84 की घात 6 फिर नहीं है, इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे भैया कितने क्वेश्चंस में आए थे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी तो लग रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा है क्या, ऊपर में मैच किया है, नीचे वाले में ज्यादातर मैच नहीं किया है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1080 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी है, इसको खुद से करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना अपने परिवार वालों का ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।